गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विमान स्थान। ठीक है, विमान स्थान में कौन सा अध्याय? तो प्रथम अध्याय, जिसका नाम किया जाता है रस विमान अध्याय, बताया गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाता है कि विमान स्थान को किस नाम से बताया गया है। तो विमान स्थान को मान स्थान के नाम से भी बताया गया है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स क्या हैं हम इसमें इम्पॉर्टेंट है, पढ़ेंगे भी और रेफरेंस पर्पस से भी क्या है पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जो आ जाता है हमारे पास वो आ जाता है प्राकृति समसंवेद, विकृति समसंवेद। ये दोनों जो चीज़ें हैं, प्राकृति समसंवेद और विकृति विसंवेद, तो ये क्या है, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, चरक विमान में दिया गया है। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो प्राकृति समसंवेद है वो क्या है, चरक ने नहीं बताया है। उन्होंने कुछ के मत के अनुसार क्या है ये लिखा गया है, लेकिन विकृति विषम संवेद जो है वो क्या है, वो चरक ने व्याधि के संबंध में बताया गया है। उसी प्रकार से क्या आ जाता है विचित्र प्रत्यारभ। ठीक है, क्या आ जाता है विचित्र प्रत्यारभ, और दूसरा क्या आ जाता है समान प्रत्यारभ। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा गया है वो क्या है, समान प्रत्यारभ। तो विचित्र और समान प्रत्यारभ जो है वो किसकी देन है, तो वाग्भट की देन है, वाग्भट की मौलिक देन है। और वाग्भट में भी किसकी, तो अष्टांग हृदय सूत्र 9। ठीक है, इसमें क्या है विचित्र प्रत्यारभ के बारे में वर्णन किया गया है। एक्चुअली ये किसके रिगार्डिंग है, तो ये क्या है वाग्भट ने द्रव्य के संबंध में। ठीक है ना, याद रखना है जो विचित्र प्रत्यारभ है या फिर सामान्य प्रत्यारभ है तो वो किसके रेफरेंस पे है, तो वो आ जाता है द्रव्य के संबंध में। और जो विकृति विषम संवेद है तो वो किसके संबंध में है, तो व्याधि के संबंध में बताया गया है। अभी हम चैप्टर के अंदर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो विमर्श है, विमर्श के जो है सेकंड लास्ट लाइन में बोला हुआ है विमान स्थान की निरुक्ति। ठीक है, क्या जाता है विमान स्थान की निरुक्ति। तो विमान स्थान की निरुक्ति करते हुए बताया गया है कि विशेषेण मियते ज्ञानेत, ठीक है ना, विशेषेण मियते ज्ञायेत दोष भेषज अज्ञर अनैनिति विमानम। ठीक है, तो उन्होंने बोला जिसमें विशेष रूप से किसके बारे में ज्ञान किया जाता है, दोष और औषध। ठीक है ना, दोष और भेषज के बारे में बताया जाता है। एवं भूतम विमान अभिध्येता यत्र तिष्ठन्ति तत्विदान स्थानम। तो जहाँ पर इन चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलती है, जहाँ पर हमें इन चीज़ों के बारे में ज्ञान मिलता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, विमान स्थान बोला गया है। तो इसको ये चैप्टर है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला जो पार्ट है उसमें क्या बोल देते हैं, रस और दोष के क्या है पारस्परिक संबंध, क्या आपस में क्या संबंध है। और जो दूसरा पॉइंट आता है उसमें बताया जाता है कि आहार, अष्ट आहार, विधि, आयतन। ठीक है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है रस और दोष के पारस्परिक संबंध। तो ये विमान स्थान का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले आ जाता है कि जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका एम क्या है। तो उसमें आता है इही खू व्याधि नाम निर्मित से पूर्व। देखो उन्होंने बोला कि कोई भी व्याधि हो तो चिकित्सा करने से पहले या जब भी हम डायग्नोज करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, तो उसका निदान देखते हैं, निर्मितिज। ठीक है, निदान निर्मितिज हमने जब पर्याय पढ़े थे निदान के, तो निर्मितिज पूर्व रूप, रूप उपशय, संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल, ये विशेष रूप से हम देखते हैं। ठीक है, ये सारे आ जाते हैं निदान पंचक। ये जो बताए गए हैं प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल, ये सभी क्या है संप्राप्ति के ये भेद है। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि हम इस चीज़ों को देखते हैं। उन्होंने बोला कि इन चीज़ों को तो देखना ही है, लेकिन साथ में क्या आपको 12 जो है एक भाव भी देखने हैं। ठीक है, 10 चीज़ें और भी देखनी है। तो वो कौन कौन सी आ जाती हैं, सॉरी 12 तो और देखनी है। तो वो कौन कौन सी आई थी, 12 भाव जो है और देखने हैं। इन मतलब पंच निदान के साथ आपको 12 भाव और देखने। तो कौन कौन से हैं, दोष, भेषज, देश, काल, बल, शारीर, सार, आहार, सातम्य, सत्व, प्राकृत। ठीक है ना, प्राकृति, इसको हमने क्या है देखना है। इसको देखकर क्या हमें सावधानी से क्या है वैद्य को ये जानना आवश्यक होता है, क्योंकि दोष आदि के मान के ज्ञान के अधीन ही चिकित्सा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसमें आपको बस यही याद रखना है कि कितने भाव देखने होते हैं। विमान स्थान में अलग से कितने भाव और बोले गए हैं, तो 12। ठीक है ना, 12 भाव बताए गए हैं। एक इसमें आ जाता है कि सब प्रथम प्रभाव कितने होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है सब प्रथम जो प्रभाव बताए गए हैं वो कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। तो 4 में कौन से आते हैं, तत्र आदो रस द्रव्य दोष विकार प्रभावान वक्ष्याम। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि सब प्रथम क्या आ जाता है, रस, द्रव्य, दोष, विकार। ठीक है, तो इसको आपने सीरियल ऑर्डर में ही याद करना है। तो सबसे पहले रस, उसके बाद द्रव्य, उसके बाद दोष, फिर रोग, ये 4 प्रभाव बताए गए हैं। तो सबसे पहले रस के बारे में बात की गई है, तो रस के बारे से ही स्टार्ट किया गया है। तो उन्हें बोला गया है कि रस, ठीक है ना, जो रस होता है वो क्या होते हैं, 6 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ श्लोका में लिखा हुआ है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, ये 6 रस हैं।
उसके बाद उन्होंने बोला कि उसके बाद उन्होंने बोला गया है कि अगर आप सामान्य रूप से लेते हैं, ठीक है ना, सामान्य अगर क्या है सम्यक रूप से, तो सम्यक उपजीव, ठीक है ना, अगर आप सम्यक लेते हैं तो शरीर कैसा रहेगा, उसमें क्या होगी, उसके लिए अच्छा मतलब शरीर की भली भांति होगी, ठीक है ना, शरीर याप्यंती। अगर आप मिथ्या, अगर आप क्या उसको ज़्यादा अमाउंट में या कम अमाउंट में लेते हैं, उसी हिसाब से क्या होंगे दोष प्रकोप, ठीक है ना, दोष प्रकोप प्रकोप्य उभे कल्पयन्ते। तो उन्होंने बोल दिया कि दोष प्रकोप जो है वो उसकी कल्पना हम कर सकते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है दोषों के भेद उन्होंने बताए गए हैं कि दोष कितने प्रकार के हैं। तो दोषा पुनः त्रयो वात पित्त कफ, ठीक है ना, वात पित्त श्लेष्मना। तो वात पित्त कफ 3 प्रकार के होते हैं। ते प्राकृति भूत है, अगर वो क्या है प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो शरीर उपकारा भवंती, मैंने बोला शरीर जो है वो कैसा रहेगा, तो उसके लिए लाभदायक है, तो उसके लिए वो क्या रहेगा हमेशा ही बढ़ाई मतलब बढ़ता रहेगा, अच्छी वृद्धि होगी। विकृति, अगर वो विकृत अवस्था में चले जाते हैं तो क्या होगा, तो उनमें विकृति अवस्था होने पर उनमें विकार उत्पन्न हो जाएंगे, और विकार को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो नाना विकार औषधि, ठीक है, नाना विकारे, सबसे पहले आएगा नाना विकारे, ठीक है ना, नानाविध विकार, तो बहुत सारे अनेक प्रकार के क्या हो जाएंगे रोग हो जाएंगे, वो रोगों से क्या होगा दुख की प्राप्ति होगी, ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। विमर्श में अगर बात करेंगे तो विमर्श में ये एक लाइन आ जाती है, उसमें बताया गया है रगस्तु दोष वैषम्यम दोषातम्यम आरोग्यता, ठीक है, ये क्या है अष्टांग हृदय की लाइन है, ठीक है ना, अष्टांग हृदय की कोटेशन है। अब देखो जहाँ पर क्या आ जाए विकृति वर्ड आ जाए, ठीक है ना, विकृति से उत्पन्न होकर क्या है नानाविध प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाएंगे। अब विकार बोला, जहाँ पर विकार वर्ड यूज़ होता है तो वो आ जाता है चरक का है, लेकिन जहाँ पर रोग वर्ड यूज़ हुआ है रोग अस्तु दोष वैषम्यम, ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि रोग अस्तु जब क्या होते हैं दोष विषम अवस्था में होते हैं तो रोग की उत्पत्ति होती है, जब दोष क्या है साम्य अवस्था में होते तो आरोग्य की उत्पत्ति बताई गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास वाग्भट। तो वाग्भट ने और भी बताया, तो वाग्भट ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि सर्वेशम एव, ठीक है ना, रोगा नाम निदान कुपिता मला, ठीक है, ये क्या है सर्व रोग निदान अध्याय में क्या है अष्टांग हृदय निदान प्रथम अध्याय में इसका बारे में वर्णन किया गया। ये श्लोका वहाँ का है, सर्वेशामेव रोगा नाम निदान कुपिता मला तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्ताम विविधि अहित सेवनम, ठीक है, हम अहित सेवन करते हैं तो अहित सेवन करने से क्या होगा दोष प्रकोपित होंगे, जो क्या है विकारों को उत्पन्न करेंगे, रोगों को उत्पन्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है रसों के गुण। तो रसों के गुण हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग से हम फिजियोलॉजी में पढ़ते आ रहे हैं इस बारे में कि इन्होंने क्या करते हैं कि इसमें 3 हिंदी पढ़ लो काफ़ी है, इसमें क्या है 3 रस एक दोष को उत्पन्न करने वाले और 3 रस जो होते हैं दोषों को शांत करने वाले होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मधुर अम्ल लवण है तो वो क्या करेंगे, मधुर अम्ल लवण जो पहले 3 रस होते हैं तो वो क्या है कफ को बढ़ाते हैं और वात को क्या करते हैं कम करते हैं। उसी प्रकार से क्या होते हैं कटु तिक्त कषाय जो क्या है वात को बढ़ाते हैं और कफ को क्या करते हैं कम कर देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने वही चीज़ बताई गई है कि जैसे वात को क्या है कटु तिक्त कषाय वो उत्पन्न करने वाले होते हैं और मधुर अम्ल लवण को शांत करने वाले होते हैं। पित्त के लिए उन्होंने बोल दिया कि कटु अम्ल और लवण ये प्रकोपित करने वाले होते हैं, कषाय मधुर स्वादु को मधुर बोला और तिक्त ये शांत करने वाले होते हैं। उसी प्रकार से कफ के लिए बोला कि ये मधुर अम्ल लवण जो है कफ को बढ़ाने वाले और कटु तिक्त कषाय इसको कम करने वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि दोषों की वृद्धि शमन और इनके रसों का कारण क्या है। अब देखिए दोषों की वृद्धि कब होगी, जब क्या होता है समान गुण वाले आपस में आके मिलते हैं। तो उन्होंने वही बोला कि रस, देखो यहाँ से कि रस दोष सन्नी पाते तू ये रसा ये दोषा सम गुना समान गुना भूषिता, ठीक है ना। तो समान गुण अगर क्या हो कि समान गुण वाले आपस में मिलते हैं तो उससे क्या होते हैं दोष बढ़ते हैं, ठीक है ना। लिखे ना भवंती तेतान अभिवर्धयंती, तो बढ़ेंगे। अगर विपरीत गुण वाले होंगे तो उससे क्या होंगे वो शांत रहेंगे, ठीक है ना, वो शमन हो जाएंगे, ये चीज़ बताई गई है। और इन्होंने ये भी बोला है इन अवस्थाओं के कारण क्या है परस्पर नहीं मिलते और पृथक पृथक रस जो होते हैं वो 6 प्रकार के। और अगर उन्होंने बोला है कि एक यहाँ पर आ जाता है परस्पर, ठीक है ना, यहाँ पर जो इन्होंने बोला कि ये जो 6 रस होते हैं, ठीक है, ये जो आपकी लास्ट लाइन है उसमें आप देखिए इसमें बोला गया कि इन्हीं अवस्थाओं के कारण क्या होते हैं परस्पर ये क्या है आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, पृथक पृथक संख्या में क्या है 6 बताए गए हैं। इसी प्रकार परस्पर नहीं मिलते हुए अलग अलग दोषों को क्या है ये 3 में माने गए हैं, मतलब 3 जैसे मधुर अम्ल लवण है वो दोष के वो
कफ को बढ़ाते हैं, वात को कम करते हैं, तो उन्होंने वही चीज़ बताई गई है। अब यहाँ पर आ जाता है कि रस और दोषों के विकल्प देखें तो परस्पर मिलित से क्या अवस्था होगी। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर विकल्प भेद से अगर आप देखेंगे तो वो क्या होंगे, अपरिसंख्य। तो अपरिसंख्य का मतलब क्या होता है कि असंख्य, ठीक है ना। अपरिसंख्य मीन्स असंख्य, जिसको क्या है काउंटेबल नहीं है, अगणित है, ठीक है। तो लेकिन हमने जब चरक सूत्र 17 पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि दोषों के विकल्प के अनुसार से कितने होते हैं, 63। दोषों के मान के अनुसार जो व्याधि होती है 62, रसों का संयोग जो होता है 57 और रसों का जो विकल्प होता है वो होता है 63। वो आपको क्या है याद रखना, मतलब दोषों का विकल्प और रसों का विकल्प क्या है 63 ही रहता है। लेकिन रसों का जो संयोग रहेगा उसमें हम क्या करते हैं 63 - 6 कर देते हैं, 57 आ जाता है, और दोषों के मान के अनुसार व्याधि जो होती है वो आ जाती है 62, ठीक है ना। इस तरह है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम पीछे अभी फर्स्ट रेफरेंस पर्पज से पढ़ के आए थे, एक आ जाता है प्राकृति समसंवेद, एक आता है विकृति समसंवेद। विकृति विषम समसंवेद, यहाँ पर समवाय वर्ड आया है विकृति पे, तो वहाँ पर संवेद कर लेना, ठीक है। तो प्राकृति आ जाता है प्राकृति समसंवेद। सबसे पहले आपको यही कि चरक के द्वारा नहीं दिया गया, यहाँ पर यही चीज़ बोली गई कि चरक के द्वारा ये नहीं दिया गया। इसमें आता कि अनेक रस वाले जो द्रव्य होते हैं, ठीक है। अब आपको पता कि ऐसा तो नहीं है कि एक द्रव्य रहेंगे तो उसमें एक जैसे ही रस रहेगा, बहुत सारे द्रव्य होंगे, उनके बहुत सारे अलग अलग रस भी होंगे, ठीक है। अनेक दोषों से उत्पन्न होने वाले रोग, अब रोग भी जो होंगे वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ वात की वजह से ही होंगे या पित्त की वजह से या कफ की वजह से, सबके अलग अलग रहेंगे। उसी तरह उन्होंने बोल दिया कि रस से और दोष के प्रभाव से अलग अलग विचार करके द्रव्य और रोगों के प्रभाव के तत्वों को क्या है निश्चित कर लेना चाहिए, ठीक है ना। मतलब हर किसी का ऐसा नहीं है, हर किसी की प्रकृति अलग होती है, हर रोगी की प्रकृति, मतलब रोगी की प्रकृति अलग होगी और रोग की प्रकृति भी अलग होगी, ठीक है। और जो हम औषधि दे रहे हैं तो वहाँ भी वो क्या है प्रकृति, हर जो द्रव्य की प्रकृति है वो भी अलग होगी, तो उन सबका क्या है विचार करके हमें क्या है ट्रीटमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट अगला आ जाता है विकृति। तो विकृति विषम समसंवेद जो है वो क्या है आचार्य चरक ने दी है। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है कि ना तव एन खलु सर्वत्र, तो उन्होंने बोला है सभी जगह ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, किंतु सभी जगह ऐसा नहीं होता, उन्होंने ये बोला है। उन्होंने बोला ना ही विकृतिम विषम संवेतनम, तो उन्होंने बोला क्योंकि विकृत रूप में मिले हुए एवं विषम रूप में मिले हुए अनेक प्रकार के आपस में उपघात को प्राप्त कर, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह होता है, क्योंकि विकृत रूप में मिले हुए, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो चीज़ें हैं वो बेकार हैं, ठीक है, तो अगर वो मिल जाए, या विषम रूप में जो मिले हुए अनेक प्रकार से द्रव्य जो होते हैं वो क्या है आपस में उपघात को प्राप्त हुए और दूसरे भेद करने वाले उपायों में भिन्न हुए, रसों के अवयव में प्रभाव के अनुमान से समुदाय के प्रभाव के तत्वों को निश्चय सक्ष्य नहीं है। सिंपल इन्होंने बोल दिया कि हर चीज़ को क्या है आप लोग ऐसे कोरिलेट नहीं कर सकते कि हम इसमें ये चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है ना, कि हर किसी की प्रकृति अलग है, हर किसी का अलग एक दिया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने चीज़ें वो बताई गई हैं। उदाहरण आगे अगर आपको मिलेगा तो उसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे विमर्श में आपको ध्यान रखना है ये चक्र पानी के द्वारा, तो याद रखना जो चक्र पानी है उन्होंने दो बताए हैं, प्राकृति भी और विकृति भी, ठीक है ना। इसमें उन्होंने क्या बताया है, तो सबसे पहले आता है कि रसा नाम दोषा नाम प्राकृति अनुगुणों यो मिला नाम, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि जैसे दूध जल चीनी का संयोग यदि हो जाए, यदि इन तीन चीज़ों के संयोग से बनाए हुए शरबत का प्रयोग किया जाता है तो अपने अपने स्वाभाविक मधुर रस के द्वारा शरीर में मधुर रस के गुणों को उत्पन्न करते हुए और एक मधुर रस से दूसरे मधुर रस को नष्ट करने में समर्थ नहीं होते हैं। इनका ये कहना है, ये कौन सा है प्राकृति का पॉइंट है, ठीक है। इन्होंने बोल दिया कि अगर क्या है तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें क्या है सेम ही क्वालिटी वाली हैं, जैसे इन्होंने दूध ले लिया, जल ले लिया, चीनी ले ली, अगर तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो एक मीठा शरबत बन जाएगा। उन्होंने बोला वो शरबत और एक दूसरा कोई शरबत पड़ा होगा, ठीक है ना, तो वो भी मीठा ही होगा। तो वो क्या है कि अगर क्या है आप वो शरबत एक पी लेते हैं, उसके बाद अगर आप दूसरा शरबत पीते हैं तो वो क्या है वो उसकी जो मिठास है उसको कम नहीं करेगा, ठीक है ना, ये चीज़ बताई है। विकृति विसंवेद में क्या बताया गया है, तो विकृत्या हेतु भूत्या विषम प्राकृत्य अनुगुण संवेतो विकृति विसंवेद। तो उन्होंने बोला कि इसमें जब दो या दो से अधिक द्रव्यों का संयोग हो तब वह क्या है विकृति होने के कारणभूत होकर अपने अपने स्वाभाविक गुणों को क्या है परित्याग कर देते हैं, ठीक है।
मीन्स क्या है कि जैसे दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक का काम कुछ अलग था, ठीक है ना, और दूसरे काम कुछ अलग था, लेकिन जब वो आपस में मिले तो उनका जो वो काम जो कर रहे थे वो काम उन्होंने छोड़ दिया। जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि मछली और दूध का संयोग होना, ठीक है, मछली और दूध का संयोग होना, मछली भी अच्छी है, इधर से दूध भी अच्छा है, लेकिन अगर इन दोनों को पिलाएंगे तो वो किसके समान हो जाता है, तो वो विष के समान भी बोला गया। उसी तरह इन्होंने बोल दिया कि मधु और जो घृत है उसको भी अगर हम संयोग करते हैं, उसको साथ इकट्ठा लेते हैं, वो भी क्या है, विष के समान बताया गया है। तो उन्होंने वो चीज़ एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या है, आगे जाके विकृति विष संवेद जो है उन्होंने 3 प्रकार से बताई गई है। उसमें 3 प्रकार कौन कौन से आते हैं, विकृति, प्राकृति नहीं विकृति, तो उसमें आते हैं नाना आत्मका नाम, ठीक है, परस्प्रेन च उप हता नाम, ठीक है, बस नाम ही आपको देखने हैं। और थर्ड आ जाता है अन्य च विकल्प विकल्पेन विकल्प विकल्पता नाम, ठीक है, ये क्या है, 3 नाम है, आपको ये 3 नाम याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अब था हमने क्या है, रस के बारे में पढ़ा। अब ये आता है द्रव्य। तो द्रव्य में क्या आता है, चतुर्विध प्रभावों का उपदेश है। तो इसमें रस के प्रभाव से, द्रव्य के प्रभाव से, दोष के प्रभाव से और विकार के प्रभाव से, जो हमने 4 प्रभाव पढ़े ही हैं। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम द्रव्य के प्रभाव से। तो द्रव्य के जो प्रभाव है, इन्होंने बोला कि द्रव्य इन्होंने मुख्य रूप से 3 बता दिए हैं एज कंपेरिजन टू वात पित्त कफ के साथ कोरिलेट करके। तो उन्होंने जो 3 द्रव्य बताए हैं वो बताए हैं घृत, तैल, घृत और मधु, ठीक है, तैल, घृत और मधु। तो सबसे पहले आ जाता है तैल के बारे में। तो तैल के बारे में इन्होंने क्या बोला गया है, तो उन्होंने यहाँ पर देखो श्लोका में देखो क्या बोला हुआ है, तो तत्र तैलम स्नेह उष्णम, ठीक है, क्या जाता है कि स्नेह उष्णम गौरवम, ठीक है ना, स्नेह उष्णम गौरवम। तो ये चीज़ होने के कारण क्या करते हैं, गौरवम उत्पन्न वात जयति। तो उन्होंने बोला कि इससे जो उत्पन्न होने वाला जो वात होगा, मतलब कि जो हम लोग उत्पन्न हुआ जो वात है, अगर हम उसमें क्या है तेल देते हैं, तेल के कौन कौन से गुण है इन्होंने बताए गए हैं, स्नेह, उष्ण, गौरव। तो अगर क्या है वो चीज़, गौरव इन द सेंस गुरुता, अगर ये गुणों वाली चीज़ देते हैं तो हम क्या है वात पर जीत प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सतत अभ्यासम, अगर हम क्या है इसका रेगुलर यूजेस करते हैं, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद वातो ही रोक्ष्य, ठीक है, तो वात के क्या गुण होते हैं, तो उन्होंने बोला रोक्ष्य, शैत्य, लाघवम, उत्पन्न, ठीक है ना, विरुद्ध गुणों भवंती। तो उन्होंने बोला गया है कि इसमें क्या है, जो वायु होता है उसमें रूक्ष, शीतलता और लघुता, ये गुणों से युक्त होता है। अब रूक्ष के लिए स्निग्धता आ गया, शीतलता के लिए उष्ण आ गया और लघुता के लिए क्या आ गया, गुरुता आ गया। तो हर चीज़ को काट रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको ये ऐसे याद करना, तो रुशील करके याद कर लेना। रुशील जो वात का गुण होता है तो वो कैसा होता है, रुशील होता है। तो रुशील में रू से क्या आ जाएगा, रूक्ष, शी से आ जाएगा शीत और ल से क्या आ जाएगा, लघु, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम घृत की। तो घृत कैसा होता है, तो घृत को हम सर्पी भी बोल देते हैं। तो सर्पी खलवे मेव पित्तम जयति, तो पित्त को खत्म करने वाला, पित्त पर जीत प्राप्त करने वाला होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो कैसा होता है, तो माधुर्यम, ये सर्पी के गुण बताए हुए हैं, माधुर्यम, शैत्य, मंधव, ठीक है ना। तो मधुर होता है, शीतल होता है और मंद गुण वाला होता है। पित्तम, ठीक है ना, पित्तम अमधुर्यम उष्णम तीक्ष्णम, जो पित्त होता है वो कैसा होता है, अमधुर होता है, उष्ण होता है और तीक्ष्ण होता है, ठीक है ना। ये चीज़ को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है मधु प्रभाव। तो मधु प्रभाव में क्या बोला कि मधु च श्लेष्मा नाम जयति, तो श्लेष्म को खत्म करने वाला होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि मधु में जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, तो रोक्ष्य, तैक्षण्य, कषायतव, तो उसमें रूक्षता, ठीक है ना, उसमें रोक्ष्य होती है, तीक्ष्णता होती है और कषाय होती है। और साथ में उन्होंने क्या बोल दिया है कि वो क्या है, श्लेष्म के जो गुण होते हैं स्निग्ध, मंद और क्या आ जाता है, मधुर, इसको क्या है खत्म करने वाला ये बताया गया है, ठीक है ना। आपको क्या है, आपने अगर एक के भी अगर आपको याद हो गए, मीन्स क्या, अगर आपको वात या पित्त या कफ के अगर यहाँ पर आपको याद हो जाता है तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, ठीक है ना। जैसे रुशील करके हमने याद किया है, तो उसी तरह हम क्या है उसके बिल्कुल, जैसे कि जो मधु है उसमें रूक्ष है तो इसमें स्निग्ध आ जाता है, इसमें तीक्ष्ण है तो इसमें मंद है, ठीक है, कषाय है, मधुर होता है, ठीक है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें बताया गया है, एक इसमें ना 2-3 पॉइंट है वो देख लेना, कि जो पित्त है, पित्त में क्या है, रूक्ष गुण का वर्णन किया गया है, ये ध्यान रखना। वो कहाँ किया गया है, तो चरक चिकित्सा 3 में जो पित्त होता है वो स्निग्ध होता है, ठीक है ना। लेकिन जो चरक चिकित्सा 3 हम ज्वर पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, पित्त का क्या है, रूक्ष गुण का वर्णन किया गया है। कई बार पूछ लेते हैं कि पित्त का रूक्ष गुण का वर्णन कहाँ मिलता है, बिकॉज हम जहाँ भी पढ़ते तो वहाँ स्निग्ध पढ़ते हैं, सस्नेह हम ऐसे पढ़ते हैं श्लोका, तो वो क्या है, तो उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर क्या आएगा, तो रूक्ष आया है।
सेकंड अगला आ जाता है पित्त द्रव होने से क्या है, ठीक है ना, पित्त द्रव होने से अग्नि को बुझा देता है। ये इन पित्त ज्वर, ठीक है ना, चरक निदान फर्स्ट, जो हम चरक निदान फर्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जब क्या होता है पित्त, जब क्या होता है द्रव, ठीक है ना, पित्त द्रव होने के कारण, उसमें द्रव गुण होता है ना पित्त, अगर आप उसके गुणों को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि द्रव होता है, तो वो क्या करता है अग्नि को बुझा देता है, ठीक है ना, पित्त ज्वर में। उसमें ज्वर होते हैं 8 प्रकार के, वातज पित्तज कफज सन्निपातज, ठीक है ना, तो वात पित्त पित्त कफ वात कफ और अगंतुज ऐसे करके 8 प्रकार के होते हैं। तो उसमें जब पित्तज ज्वर पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि आपको क्या अत्यधिक सेवन से वर्जित द्रव्य कौन कौन से हैं। उन्होंने बोला कि सबसे अत्यधिक मीन्स रेगुलर में और ज़्यादा अमाउंट में क्या है इसको सेवन नहीं करने वाले द्रव्य कौन कौन से हैं, तो वो कौन सा आता है, तो पिपली, क्षार और लवण, ये 3 जो है वो क्या है रेगुलर बेसिस में नहीं करने चाहिए बार बार, ठीक है। वो क्यों है, फर्स्ट आ जाता है पिपली, तो पिपली के लिए उन्होंने बोल दिया कि पिपलो ही कटुका, ठीक है, पिपली क्या होती है, कटु होती है, सत्य मधुर विपाक का गुरवो, ठीक है ना, गुरव्यो, तो याद रखना कि पिपलो ही कटुका, तो वो क्या होती है, कटु होती है, विपाक में कैसी होती है, मधुर विपाक वाली होती है, और क्या होती है, गुरु होती है। न अन्य अर्थे स्निग्ध उष्णो, ना ही वो अत्यधिक स्निग्ध होती है, ना ही वो क्या है अत्यधिक उष्ण होती है, फिर भी वो क्या करती है प्रक्लेद, ठीक है ना, क्या करती है क्लेदता उत्पन्न करती है, प्रक्लेद। जहाँ जहाँ जो रेड पेन से जो मार्क है आपने सिर्फ उसी पर ही ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद इसको क्या बोला गया है, अपात भद्र, ठीक है ना। उन्होंने बोला अगर क्या है, अगर आप इसका प्रयोग जो है मात्रा पूर्व करेंगे तो वो सुक्कर है, लेकिन अगर आप इसको क्या है अमात्रक पूर्वक करते हैं तो वो क्या है, वो दुखकारी बताया गया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर ये भी चीज़ बताई गई है सततम, ठीक है, क्या आ जाता है कि अगर आप इसको ये भी बोला कि अगर आप इसका प्रयोग रेगुलर करते रहेंगे तो उससे क्या होंगे, दोष का संचय होना भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इन्होंने वही बोला कि सततम उपयुज्य मानम, तो इन्होंने ये बोला कि अगर आप क्या इसका रेगुलर प्रयोग करते रहेंगे तो फिर वो क्या करेगा, खराब करेगा, ठीक है, शरीर को। उसके बाद दोषों को संचय करेगा। और उन्होंने बोल भी दिया कि ये क्या है, गुरु पाक में, ये गुरु मतलब कि जो हम खाना खाएंगे उसको पचाएगा, वो भारीपन रहेगा। प्रक्लेद, ठीक है, प्रक्लेदता ये उत्पन्न करेगा, ठीक है, क्लेदता उत्पन्न करेगा, भारीपन होगा शरीर में और उष्णता और लाएगा, और पित्त को क्या करेगा, वो प्रकोपित करेगा। यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है कि श्लेष्मन, ठीक है ना, क्लेदयंती भी करेगा, उष्णता होने के कारण ये क्या है पित्त को भी प्रकोपित करेगा, और वात को ये क्या करेगा, कम करेगा। अगर हम इसको क्या है ठीक अमाउंट में, अल्प अमाउंट में लेते हैं तो वात प्रशमनो, ठीक है, वात को क्या करेगा, प्रशमन करेगा। कब करेगा, जब हम इसकी कल्पना जो है उपकल्पनीयंते, कब कैसे करेंगे, अल्प मात्रा में, अल्प स्नेहो उष्ण भवा, तो अगर अल्प मात्रा में करेंगे तो ये बात को क्या है खत्म कर देगा, मीन्स शांत कर देगा। और इसको क्या है योगवाही माना गया है, चरक ने इसको क्या है योगवाही माना गया है, पिपली को, आचार्य चरक ने। और इसमें एक याद रखना कि योगवाही और कौन कौन से माने हैं, तो आचार्य चरक ने 3 ही माने, तो कौन के हैं, मधु, पिपली और वात। तो मधु कहाँ बताया, तो चरक सूत्र जब हम 27 पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है मधु को योगवाही, पिपली में यहाँ बता दिया गया, और वात का बताया गया है तो वो चरक चिकित्सा 3 में बताया गया है, ठीक है। जो योगवाही भाप प्रकाश है तो उन्होंने बहुत सारे बताए हैं, तो उसमें आता है वत्सना, मधु, जल, तैल, घृत, पारद, पारद को सूत भी बोला जाता है, ठीक है, और लो आदि, तो उसमें क्या है इसको भी बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, एक चीज़ याद रखना यहाँ पर अपात भद्र, ठीक है ना, हमने ऊपर पढ़ा अपात भद्र, तो वो किसके लिए है, तो वो आया है लवण के लिए भी और साथ में पिपली के लिए भी, ये दोनों के लिए आया है। एक आ जाता है कटुभद्र, तो कटुभद्र जो होता है वो शुंठी और अदरक के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम पिपली पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अगला आता है क्षार, तो क्षार पुनः उष्ण तक्षिण्य लाघवम, तो वो क्या होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, लाघव होता है, ठीक है। क्लेद्याव, ठीक है, तो ये कैसा होता है, क्लेद करने वाला होता है, इसमें सिर्फ क्लेद लिखा है, प्रक्लेद नहीं लिखा है, ठीक है ना, क्लेद करता है। और साथ में इसके पश्चात ही क्लेदता उत्पन्न करने के पश्चात उन्होंने बोल दिया अगर हम फिर भी उसको यूज़ करते जा रहे हैं तो ये क्या है, शोषण, ठीक है ना, ये क्या है, शोषण कर देता है। उसके बाद ये क्या है, शोषण कर देता है। पाचन दाह भेद, तो ये क्या है, साथ में पाचन दाह और भेदन कार्यों में भी इसको क्या है प्रयुक्त किया जाता है। अगर इसको क्या है सो अति प्रयुज्यमान, तो इसको अगर हम अति मात्रा में प्रयोग करते हैं तो केश, अक्षि, हृदय, पुंसवंता को क्या करता है, नाश कर देता है, ठीक है, नष्ट कर देता है।
उन्होंने बोला गया है कि इसको अगर हम रेगुलर सतत, देखो अगर अति मात्रा में लेंगे तो केश, अक्षी, हृदय, पुंसवन उपघात है। अगर सतत लेंगे, सतत मीन्स रेगुलर में लेंगे तो उससे क्या होगा, तो अंध्य, ठीक है ना, आंध्य, आंध्य मीन्स अंधापन हो जाएगा। शांड्य नपुंसकता जो है, ठीक है ना। और खालित्य पालित्य, तो खालित्य पालित्य मीन्स क्या होता है, बालों का पकना और झड़ना, ठीक है ना। तो ये भी रोग हो जाएंगे, ठीक है ना, इस चीज़ का। और हृदय, ठीक है ना, हृदय अपकर्ती, तो उन्होंने अपकर्ती, तो ये क्या होता है, हृदय में कैंची के काटने के समान वेदना होती है, ठीक है। उसके बाद आता है तज्ञथा प्राच्य, ठीक है ना, प्राच्य चीनश्च तस्माद शारम न अत्यम अत्य उपयुजिते, तो इसमें आ जाता है कि इसलिए क्षार को क्या है, अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। और वैसे कौन कौन प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो इसमें बोला गया है प्राच्य और चीन। तो प्राच्य कौन से होते हैं, तो असम बंगाली और चीन, ठीक है ना, यहाँ के जो मनुष्य होते हैं वो इसको क्या है ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अगला आ जाता है लवण। तो लवण के लिए क्या बोला गया है, तो लवण के लिए यहाँ पर आई गई है कि लवणम पुनर्उष्ण तैक्षिण्य, ठीक है। तो ये कैसा होता है, पुनर्उष्ण है, तो ये उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, ठीक है ना, वो गुणों से युक्त होता है। न अति गुरु न अति स्निग्ध, ठीक है। उपक्लेद, यहाँ पर वर्ड क्या है, उपक्लेद आया है। ये इसलिए है क्योंकि ये वर्ड रख के पूछ लेते हैं, पिपली प्रक्लेद है, क्षार जो है वो क्लेदयंती है, और जो लवण है वो उपक्लेद है, ठीक है ना, उसमें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर भी देखो तो अपात भद्रम वर्ड आया है, ठीक है। इन्होंने बोल दिया कि अगर आपको प्रयोग करना है तो सम अमाउंट में करना है, अगर आप ज़्यादा में करेंगे तो दोषों का क्या हो जाएगा, संचय होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आप इसका सम्यक प्रयोग नहीं करते हैं, अगर आप इसको ज़्यादा अमाउंट में करते हैं तो क्या हो जाएगा, गलानी, शैथिल्य, दौर्बल्य, ये भी रोग क्या उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आप वही बोला गया है कि सतत, ठीक है ना, सतत उपयंते य भूष्टितम, तो सतत अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो गलाने, शैथिल्य, मांस शोणितम, अपरिक्लेश सह, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाएगी। जैसे हमने उसमें प्राच्य और चीन पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या आ जाते हैं, जो क्षेत्र हैं जहाँ पर ज़्यादा यूज़ करते हैं और किसके साथ करते हैं, तो लवण के साथ करते हैं, ठीक है ना। लवण को दूध के साथ यूज़ करते हैं, तो लवण को दूध में डालकर उसको पीते हैं। तो वो कौन कौन से आ जाते हैं, तो वो आ जाता है बलहीक, मीन्स उसको प्रयोग किया जाता है दूध में लवण डालकर, उसका मतलब कोई भी ऐसे अलग से भी कोई डिश बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि सीधा मतलब कोई भी ऐसे मतलब लवण में दूध में लवण डालते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। एक आ जाता है बालीक, ठीक है, बालीक देशवासी, और एक आता है सौराष्ट्र मीन्स गुजरात वाली साइड के, ठीक है ना। सिंध, सोवीरक देश वाले जो होते हैं वो क्या है, इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। लास्ट में यही बोला गया कि इनका क्या है, अति मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी पुरुष इसका सेवन करता है उसको खालित्य, पालित्य, ठीक है ना, इंद्रलुप्त, बल्य, इस तरह की चीज़ें क्या हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। तीक्ष्णता जो है वो किस किस में आई गई है, तो पिपली में नहीं है, वो सिर्फ क्षार और लवण में बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कर्मश त्याग के लाभ। अब देखो कि कोई जो व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि इसका परित्याग कर देना चाहिए। पर अगर परित्याग करना है तो कैसे करना चाहिए, तो उन्होंने बोला है क्रम, ठीक है ना, क्रम वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो क्रम से क्या है, परित्याग करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आ जाता है वो आता है सातम्य का लक्षण। तो फर्स्ट इसका ये क्वेश्चन बनता है कि सातम्य का लक्षण कहाँ बताया गया है, तो चरक विमान जो एक है उसमें क्या है, सातम्य का लक्षण बताया गया है। तो सातम्य का लक्षण क्या बताया गया है, तो सातम्यम नाम यद, ठीक है ना, तद यदा उपक्षेते, तो इन्होंने जो वर्ड लिया गया है वो उपक्षय का वर्ड लिया गया है। तो उन्होंने बोला कि जो आत्मा का, ठीक है ना, सातम्यम नाम यद आत्मम, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि ऐसी जो अपनी जो आत्मा मतलब शरीर में सुखकारी हो उसको क्या है, सातम्य बताया गया है। सातम्य अर्थो उपशमनार्थम च, ठीक है, तो उपशमनम। तो इन्होंने बोल दिया कि सातम्य का अर्थ क्या है, जो उपशमन का अर्थ है तो वही क्या है, सातम्य का अर्थ है। इन्होंने क्या है, आगे जो सातम्य उसको 3 प्रकार में बांटा गया है, तो वो 3 कौन से थे, प्रवर, अवर और मध्य, ठीक है। ये 3 आ जाते हैं, प्रवर, अवर और मध्य। उसके बाद इन्होंने सप्तविध भी माना गया है। तो सप्तविध में कौन कौन से हैं, तो सप्तविध जो माने वो कैसे माने हैं, तो रस के अकॉर्डिंग बताए हैं। तो रस कौन कौन से आ जाते हैं, तो रस में आता है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, और एक जो आता है वो संयोग का है, मीन्स 6 तो वही हो गए, और एक में क्या है वो 6 के 6 रस इकट्ठे प्रेजेंट हो गए, ठीक है ना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय।
7वां रस वो मान लिया। अब इन्होंने बोला कि उसमें प्रवर, मध्य और अवर कैसे हम करेंगे, तो उन्होंने बोला कि जो सर्व रस को ग्रहण करेगा व्यक्ति, तो उसको क्या है, उसको प्रवर में रखा गया, मतलब सबसे उत्तम रखा गया है। जो सिर्फ एक ही रस को, या तो मधुरी वो लेगा, या तो लवण ही लेगा, या कटु ही लेगा, मतलब कोई भी एक लेगा, तो उसको अवर में श्रेणी में रखा गया है। और मध्य किसको रखा गया, जो प्रवर और अवर के मध्य में, जो जैसे कि 2 रस वाला या 3 रस वाला, उसको क्या है, मध्य में रखा गया है। ठीक है। हाँ, पेपर में अगर पूछ लेते हैं कि सतम्य जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो आपको जो फर्स्ट चॉइस लगानी है, क्योंकि 7 भी है और 3 भी है, तो आपको जो फर्स्ट चॉइस लगानी है वो हमेशा 3 की लगानी है। ठीक है। हाँ, ये पूछ ले जाए कि रस भेद से कितने हैं, तो फिर आपको पहले 7 लगाना है, लेकिन पहले अगर है तो 3 फिर 7। हाँ, ऑल ऑफ दीज है तो वो आप लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो चॉइस रहेगी 3 है, 7 है, 10 है, 12, तो आपको 3 पर क्या है, टिक लगाना है। ठीक है ना। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या है, आहार के पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि आहार के कितने आयतन हैं, तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, अष्ट है, 8 है। लेकिन जो वाग्भट है उन्होंने क्या है, उन्होंने जो इनके जो 8 बताए गए हैं उसमें उपयोग संस्था को नहीं माना है। सबसे पहले जो 8 है वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं, उसके बाद वाग्भट का देखते हैं। तो उसको आपको याद करना है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ लिखा है प्रकस, प्रकस, प्रकस राधे का उप। ठीक है ना, प्रकस राधे का उप। तो प्र से आ जाएगा हमारा प्राकृति, क से आ जाएगा करण, स से आ जाएगा संयोग। ठीक है, राधे तो र से राशि, दे से देश आ गया। ठीक है, का से काल, देखो क से करण आएगा, का से काल आएगा। ठीक है, उप तो उप में क्या आ जाएगा, उपयोग संस्था और उपयोगिता। ठीक है ना। तो जो वाग्भट है उन्होंने क्या है, उन्होंने उपयोग संस्था को क्या है, नहीं माना है। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान देना। अभी क्या है, एक एक करके इसको क्या है पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले आ जाता है प्राकृति। तो प्राकृति में क्या आ जाता है, तंत्र प्राकृति रुच्यते स्वभावो, जो क्या है स्वभाव होता है। ठीक है ना, जिनका जो स्वभाव से ही होता है उसको क्या है, हम प्राकृति बोल देते हैं। और उसके बाद आता है कि जो स्वभाव से क्या होता है, आहार और औषध द्रव्यों में स्वभावता, ये गुरु लघु, हम ये चीज़ों के बारे में देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया, जैसे जो उड़द होती है, ठीक है ना, जो उड़द की दाल होती है, तो वो क्या होती है, स्वभाव से ही गुरु होती है। मूंग हो गया, ठीक है, या सूअर का मांस, ये सब अलग अलग है। जैसे मूंग जो होता है वो लघु होता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो अलग अलग आ जाता है। नेक्स्ट अगला आ जाता है करण। तो करण को क्या बोल देते हैं, प्रिपरेशन। ठीक है, स्वाभाविक गुण युक्त द्रव्यों के क्या है, जो संस्कार किया जाता है उसको क्या बोल देते हैं, करण बोल देते हैं। तो करण में क्या आ जाता है, दूसरे गुणों के द्रव्यों में लाने को क्या है, ठीक है ना, दूसरे गुणों को द्रव्य में लाने के लिए क्या करते हैं, संस्कार करते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, करण बोल देते हैं। एक चरक सूत्र जो 11 है, ठीक है, 11/35, उसमें भी एक कोटेशन है और एक यहाँ कोटेशन है संस्कार की। तो यहाँ क्या बोला गया, संस्कारों ही गुण अंतराधान, मतलब संस्कार का काम क्या होता है, गुणों को क्या करना, अपने में ले लेना। ठीक है ना, दूसरे गुणों को क्या अपने के अंदर ले लेना, उसको संस्कार बोला गया। लेकिन चरक सूत्र जो 11 है, ठीक है ना, ऐशनीय वाला, जो त्रिविध ऐशनीय वाला जो चैप्टर है, उसमें क्या बोला गया, तो उसमें बोला गया है संस्काराम अहितम अनुप सेवनम। ठीक है, ये बोला गया है। तो क्या बोला गया है कि संस्काराम अहितम अनूप सेवनम। ठीक है, ये कहाँ की कोटेशन है, तो ये चरक सूत्र 11 की बताई गई है। संस्कारों ही गुणंतराधान जहाँ बात आ जाए तो वो क्या है, चरक विमान फर्स्ट की बात है। तो जो करण होते हैं टोटल कितने होते हैं, तो टोटल होते हैं 10। ठीक है, याद कर लो कि टोटल जो करण बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं, 10 बताए गए हैं। उसके बाद वही है जो वाग्भट ने जो बताए गए हैं, हमने ऊपर क्या बोला है कि उन्होंने कितने माने हैं, तो 7 माने हैं। ठीक है ना, उन्होंने जो माने गए, यहाँ लिखा है ना सप्त आहार। कौन कौन से सप्त आहार होते हैं, तो स्वभाव, संयोग, संस्कार, मात्रा, देश, काल। ठीक है, उपयोग संस्था तो माना नहीं है, उपयोग, ठीक है, व्यवस्था, ठीक है, सप्त कल्पना, तो ये कितने हैं, 7 माने गए हैं। और ये कहाँ का रेफरेंस है, तो लिख लो अष्टांग, ठीक है ना, अष्टांग संग्रह, हृदय नहीं है, संग्रह है, तो अष्टांग संग्रह सूत्र 10। ठीक है ना, 10/4 का ये बताया गया है। और यहीं पर जो हमारे सुश्रुत है, तो उन्होंने क्या बोला है, तो 12 अशन विचार बताए गए हैं। ठीक है,
और अगर हम बात करते हैं आहार विधि विशेष, तो वो क्या है, वो काश्यप ने 24 और चरक ने 10 बताए गए हैं। हम आगे जाके इसी चैप्टर में क्या है आहार विधि विशेष भी पूछेंगे। आप ध्यान रखना, अगर आ जाता आपके पास कि आहार विधि आयतन, ठीक है ना, आहार विधि विशेष आयतन, आयतन वर्ड आ गया तो 8 आएंगे। लेकिन अगर पूछ लेते हैं आहार विधि विधान, तो वो कितने होते हैं, 10 होते हैं चरक के अकॉर्डिंग, और काश्यप के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, 24, ठीक है ना। जो अष्ट आहार विधि है तो उसको उसमें क्या है, उसमें इन्होंने 8 माने हैं, लेकिन क्या है साथ में आयतन में, और लेकिन जो वाग्भट है उन्होंने क्या है, उन्होंने अलग से एक नाम बताया है, वो क्या है सप्त आहार, ठीक है ना। टोटल कितने होते हैं, 10 इनके क्या है संस्कार के भाव होते हैं, सहायक भाव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है संयोग। तो संयोग की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। संयोग क्या होता है, पुनर्द्वौ, ठीक है ना, द्वय या बहुनाम व द्रव्य नाम संहिता भाव है। तो उन्होंने बोला कि दो चीज़ों का, दो या दो से अधिक चीज़ों के मिलने के संयोग को क्या है, क्या बोलते हैं, संयोग। मतलब दो चीज़ों के मिलन को क्या बोलते हैं, संयोग बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया सविशेष आरंभते, ठीक है। उन्होंने बोला ये जो संयोग है वो क्या है, विशेष कार्य करने वाला होता है, ठीक है। जो संयुक्त द्रव्यों में रहते हैं एक एक के द्रव्य नहीं होता है। तो उन्होंने बोल दिया कि जो क्या है दो चीज़ों के मिलने पर ही जो हमें संयोग जो विशेष प्रकार से कार्य करेगा उसको ही संयोग बोलेंगे, ठीक है ना। एक से कुछ नहीं होगा, जैसे कि मधु और घृत है, ठीक है ना, वो हो गया, या मधु मछली दुग्ध का संयोग, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, लेकिन क्या होना, संयोग होना और कुछ अलग तरीके से कुछ नई चीज़ एक देखने को मिलना। नेक्स्ट अगला आ जाता है राशि। तो राशि के लिए क्या आ जाता है, राशि अस्तु सर्वग्रह प्रतिग्रह, ठीक है ना। क्या क्या होते हैं, तो इसके दो पार्ट होते हैं, सर्वग्रह प्रतिग्रह। उसके बाद लिखा है कि मात्रा फल विनिश्चयार्थ। तो उन्होंने बोला कि मात्रा के फल पर ही निश्चित करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो सर्वग्रह और परिग्रह, ठीक है ना। तो सर्वग्रह के लिए उन्होंने क्या बोला है, तो जिसमें क्या है ग्रहण एक पिंडितम, ठीक है, वर्ड देख लो क्या लिखा है, ग्रहणम एक पिंडेन, ठीक है। तो सभी यहाँ पर लिखा हुआ कि सभी आहार द्रव्यों को क्या है एक पिंड के प्रमाण द्रव्य में ही क्या है ग्रहण करना, ठीक है। और परिग्रह क्या होता है, पुनः क्या करना है कि एक एक करके प्रमाण ग्रह एकम, ठीक है ना, एक एक करके आहार द्रव्यों को क्या एक एक प्रमाण ग्रहण करके क्या है परिग्रह करना, उसको क्या बोल देते हैं, परिग्रह, ठीक है। तो सर्वग्रह परिग्रह आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगला आता है देश। तो देश के लिए बोल दे कि देश पुनः स्थानम। तो देश किसको बोलते हैं, तो देश पुनः स्थान को ही कहते हैं। द्रव्यों की उत्पत्ति और उसका प्रचार देश सातम्य को बतलाने वाला होता है, ठीक है ना। याद रखना कि देश किसको बोलते हैं, तो स्थान को ही क्या है देश बोलते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है काल। तो काल किसको बोला गया, कालो ही नित्यज्ञ अवस्थिकश्च, ठीक है, तंत्र अवस्थिको विकारम उपेक्षेते, ठीक है। तो इसमें बोला गया जो काल होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नित्यज्ञ, एक होता है अवस्थिक, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि जो अवस्थिक होता है तो वो क्या है, तो वो किसकी अपेक्षा करता है, तो वो काल की अपेक्षा करता है। और जो नित्यज्ञ होता है तो वो किसकी अपेक्षा करता है, तो वो ऋतु सातवें की अपेक्षा करता है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है उपयोग संस्था। तो उपयोग संस्था क्या होती है, दैट इज़ रूल्स, ठीक है ना, रूल्स ऑफ यूज़। तो उसमें आता है उपयोग संस्था, ठीक है ना। उसके बाद त उपयोग नियमा च जीरन, उसमें ये आ जाता है कि जो पचा हुआ खाना उसमें क्या है संस्था के नियमों का पालन करना, उस तरह हम याद कर सकते हैं। मीन्स उन्होंने बोल दिया कि अगर आपको खाना खाना है तो पहले जो खाना पच गया तो उसके बाद खाना है, ठीक है ना। इस तरह के जो नियम बताए गए हैं तो वो किस में बताए गए हैं, तो उपयोग संस्था में बताए गए। नेक्स्ट अगला था उपयोक्ता मतलब कि जो खाना खा रहा है, ठीक है ना। जैसे हम लोग हैं खाना खा रहे हैं तो जो खाना के जो नियम है तो वो आ जाते हैं उपयोग संस्था में। उपयोक्ता जो यूज़र है, तो यूज़र में एक चीज़ बोली गई है कि उपयोग संस्था उसे कहते हैं जो स्वयं आहार द्रव्यों का क्या है उपभोग करता है, और वो किसके अधीन होता है, तो वो ओक सातम्य और शरीर सातम्य, मतलब जो शरीर के लिए या फिर क्या है हमारे सत्व के लिए जो चीज़ क्या है अच्छी है या फिर सात्मय है तो वही चीज़ का क्या है सेवन करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सीधा आ जाओ इस पर, ये पॉइंट पे, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया आहार विधि विधान। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो आहार विधि विधान होता तो वो कितने बताए हैं, तो चरक ने 10 बताए हैं और काश्यप ने कितने बताए हैं, 24 बताए हैं, ठीक है। हाँ, अगर हम इसको काउंट करते हैं तो 13 निकलते हैं, लेकिन हमने क्या लगाना आंसर 10 ही लगाना है, ठीक है। पेपर में क्या है अगर आप 10 पे ही टिक लगाएंगे तभी उसको सही माना जाएगा, ठीक है ना।
उसमें आता है, देखो कौन कौन से जो विधि विधान है, जो 10 हम बोल रहे हैं वो कौन कौन से। तो उष्ण, स्निग्ध, मात्रावध, मतलब जो खाना है वो उष्ण होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, मात्रा के अकॉर्डिंग, मतलब ना तो ज़्यादा कम ना ही ज़्यादा ज़्यादा। जीर्ण, मतलब जीर्ण होना चाहिए, जीर्ण होने पर ही, मतलब भोजन के पच जाने पर ही दूसरा नेक्स्ट लेना चाहिए। उसके बाद वीर्य विरुद्ध होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दी गई हैं, ठीक है ना। उसके बाद है इष्टे दशे, ठीक है, इष्टे सर्वो उपक्रमा, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला गया, सबसे पहले आ जाता है कि स्निग्ध है, ठीक है, उष्ण है, स्निग्ध है, मात्रा पूर्वक आहार के पच जाने पर। देन अजीर्ण, मन के अनुकूल वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि उसमें सभी सामग्रियां, अनुकूल सामग्रियों के सहित आहार, ना तो ज़्यादा जल्दी, ना अति द्रुत, ना अति विलंब, ठीक है ना अति द्रुत में, ना अति विलंब से। और एक आ जाता है अल्प अजप्ल, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ना अधिक बोलने पर, असहन, ना हंसने पर, ठीक है। तन मना बुझीते, तो इसमें आता है अपनी आत्मा का विचार करके क्या है उसको लेना चाहिए आहार को, ठीक है ना। ना तो अधिक देरी से, विलंब से, ठीक है, ना अधिक बोलते हुए, ना अधिक हंसते हुए, ना, और अपनी आत्मा का विचार करते हुए क्या है मन लगाकर, जो है इसमें बोला आत्मा मन, मतलब आत्मा और मन लगाकर क्या है खाना खाना चाहिए। तो 10 हो जाते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या है, अब एक एक करके उसको क्या है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं उष्ण के बारे में। तो उष्ण होना चाहिए, तो उष्ण में हमने आप ये लाइन देखनी है। तो इसमें बोला कि अगर आप उष्ण खाते हैं, सबसे पहले वो क्या है, एक तो वो गर्म होगा, उष्ण है तो वो गर्म होगा, और वो स्वाद भी होगा। इसमें लिखा कि भुक्तम च अग्नि, ठीक है ना। अगर हम अग्नि क्या वही कि अगर वो खाना खाते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी जो अग्नि है, ठीक है, जो हमारी अग्नि है वो भी क्या है स्ट्रॉन्ग होती है, वो भी तीव्र होती है। क्षिप्र जरा गचती, तो वो जल्दी से पच भी जाता है, ठीक है। वातानुलोमिनी, तो वात का अनुलोमन करता है। श्लेष्मा नाम च परिसहती, तो उन्होंने बोला कि जो कफ है उसको क्या है शोषण भी करता है, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं जो क्या है गर्म भोजन में मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है स्निग्ध। तो स्निग्ध के लिए इन्होंने क्या है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है दृढ़ करोति इंद्रियाणी, ठीक है, शरीर उपचयन होती। तो उन्होंने बोला कि शरीर को क्या है उपचय करता है, शरीर की जो इंद्रियां हैं इंद्रियों को क्या करता है दृढ़ कर देता है, ठीक है, दृढ़ता लाता है। एक आता है स्फुटन करोति इंद्राणी, तो वो किसके लिए आता है, तो वो कटुरस के लिए बताया गया है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, अब मात्रा पूर्वक आहार अगर खाएंगे तो उससे क्या होगा सुख, ठीक है ना, सुख मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि आहार जीर्ण होने पर भोजन अगर करते तो उसका क्या लाभ होगा। अगर हम जीर्ण होने पर क्या है पाना पच जाने पर अगर उसको खाते हैं तो पहले क्या होता है कि जो दोष हैं वो क्या है ज़्यादा उत्पन्न नहीं होते, आम नहीं बनता है। तो वही चीज़ें इन्होंने क्या है बोली गई हैं। अगर आप इसको अजीर्ण रूप में ही खा लेते हैं तो सर्वान दोषान प्रकोपे अंतु, तो उन्होंने बोला कि बहुत जल्दी क्या होंगे दोष जो होंगे वो बढ़ जाते हैं, प्रकोपित हो जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें क्या इसमें बताई गई हैं, ठीक है। और ये जो है जो ये सर्वान दोषान ये लिखा हुआ है ये अजीर्ण होने पर भी है और ये अति मात्रा करने पर भी ये बताया गया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि विरुद्ध, अगर क्या है विरुद्ध, उन्होंने बोला वीर्य के विरुद्ध, ठीक है ना, वीर्य के अविरुद्ध आहार द्रव्य के लिए बोला गया। जो आहार द्रव्य वीर्य के परस्पर विरुद्ध ना हो ऐसा खाना चाहिए। जो परस्पर विरुद्ध नहीं होते वह क्या है सेवन करने से वीर्य विरुद्ध कहलाया जाता है, ठीक है। उसमें मछली और दूध का एक एग्जाम्पल दिया जाता है जो कि हम सूत्र स्थान में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है इष्ट देश के आहार का लाभ, ठीक है ना। तो उन्होंने बोल दिया कि इष्ट देव के की मानसिक विकारों को क्या है वो प्राप्त नहीं होता है, ठीक है ना। मानसिक यहाँ पर ये जो बात बोली गई है कि विज्ञातम, ठीक है ना। तो मन के जो विज्ञात है उसको क्या है वो प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है अति द्रुत। अति द्रुत मतलब वही फास्ट शीघ्रता से, तो अति शीघ्रता से नहीं खाना चाहिए क्योंकि अगर इससे खाते हैं तो क्या होता है अवसाद उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि भोजन जो है वो क्या है उचित रूप से ना स्थान पर आमाशय में भी नहीं ठहरता है, ठीक है ना। भोजन से प्रतिष्ठान कि भोजन जो है वो अपने जो अधिष्ठान मतलब जहाँ पर उसको ठहरना चाहिए तो वहाँ आमाशय में ठहरता है 3 से 4 घंटे, तो वहाँ पर वो नहीं ठहरता है। अगर विलंब से खाएंगे तो क्या होगा,
तो सबसे पहले यहाँ पर लगाया कि ना तृप्ति अति गच्छति। तो उन्होंने बोला इससे क्या है, अगर देरी से खाएंगे तो आप कभी भी तृप्त नहीं हो पाएंगे कि हाँ हमने खाना खाया है। और दूसरा आ जाता है विषम च पचे। तो उन्होंने बोला कि जो पाक भी होगा तो वो कैसा होगा, विषम होगा, कभी वो पच जाएगा खाना, कभी वो नहीं पचेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा तन मना आहार के लाभ। ठीक है, तो तन मना आहार में क्या बोला है कि जो लोग क्या होते हैं, जलपन अनहस्य, तो उसमें क्या वर्ड आए होते हैं, वार्तालाप ना करते हुए, ना हंसते हुए। और भोजन में भी क्या है, जो मन, यहाँ पर तीनों को इकट्ठा लिख दिया, ना तो वो भोजन में मन लगाते हुए जो खाना खाते तो वह दोष जो होते हैं वो शीघ्र ही उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना, और वो क्या होते हैं, अति शीघ्र ही भोजन करने वाले, जैसे जो लक्षण बताए गए हैं वही लक्षण क्या इसी में भी दिखते हैं। ठीक है ना, एक सबसे पहले ना ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्व प्रकोपक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जो क्या है इनमें आ जाता है कि सर्वदोष प्रकोपक। ठीक है ना, तो सर्वदोष प्रकोपक कौन कौन से होते हैं, तो उसमें आता है विष का अगर सेवन करेंगे तो उससे भी सर्वदोष प्रकोपक होता है। अजीर्ण भोजन, अति मात्रा में भोजन, प्रज्ञा अपराध, समुद्र जल, ठीक है, कुसुम्ब तेल, और क्या है सरसब शाक। ठीक है, इसका क्या है, अगर आप अति मात्रा में या फिर अति मात्रा में प्रयोग कर किनका, अति मात्रा में किसी भी चीज़ का प्रयोग करना, विष हो गया, अजीर्ण भोजन हो गया। ठीक है, भोजन के देख लो दो यहाँ पर आए हुए हैं, कौन कौन से, अति मात्रा में और अजीर्ण में। ठीक है, उसके बाद विष अलग से आ गया, प्रज्ञा अपराध, ठीक है, समुद्र जल। और जो हम पढ़ते हैं कुसुम तेल जो होता है वो तेल में सबसे ज़्यादा क्या है, अहितकर माना गया, और सरसब शाक को भी क्या है, अहितकर माना गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, तो नेक्स्ट में आ जाता है कि आत्म शक्ति के अनुसार आहार लेने के क्या लाभ है। तो अपनी आत्मा को भली प्रकार से समझकर ही क्या है भोजन करना चाहिए। क्यों, इससे क्या होता है, ये लाभकारी होता है अगर आप ऐसे करते हैं, आहार द्रव्य मेरे लिए क्या हानिकारक है, ऐसा अगर आप सोच कर खाएंगे तो वो क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे शरीर में। तो उस चीज़ का क्या है ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास 7वें के तत्र श्लोकी है। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ते तो वही चीज़ है। तो इसमें हमने त्रिविध सातम्य पढ़ा, त्रिविध में आता है प्रवर, अवर और मध्य, और हमने 7 प्रकार के रसों के अकॉर्डिंग भी पढ़ा है। और साथ में हमने क्या पढ़ा है, अष्ट आहार विशेष विधि, अष्ट आहार विशेष आयतन। ठीक है, और भोजन आहार विधि जो 10 होती हैं वो हम क्या है इसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस तरह क्या है जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट होता है। अभी हम